Live? Okay. So, very good evening to every one of you all. Hello everyone. आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कंपनीज एक्ट का वन ऑफ द मोस्ट लेंदी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स. एंड ये सेक्शन और ये चैप्टर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में से कम एक सवाल जो है वो तो पूछती ही है. कुछ अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में से पूछे हैं. तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करना. ऑफ कोर्स इट्स एन इजी चैप्टर, बट प्रॉब्लम इसीलिए आता है क्योंकि एक तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, बट लेंदी होने के साथ साथ ये चैप्टर काफी टेक्निकल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर से रिलेटेड चीजें बताई गई है. बोनस शेयर्स इशू करना है तो क्या, बायबैक के लिए जाना है तो क्या, स्वेट इक्विटी के लिए जा रहे हैं तो क्या. तो इस वजह से इतने प्रोसीजर्स, डीवीआर इशू करने हैं तो क्या, बच्चा काफी कंफ्यूज रहता है. तो जितनी बार आप इस रिवीजन वीडियो को देखोगे उतनी बार आपको माइंड में क्लैरिटी मिलेगी और उतने ही अच्छे से आपके टॉपिक्स जो है वो रिटेन्ड रहेंगे. सो इट इज अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज सिट स्ट्रेट लाइक गुड चिल्ड्रन. ओके, अगर आप वर्चुअल किड्स हो प्लीज सिट ऑन द स्टडी टेबल, मतलब ऑन द चेयर, एंड डोंट वॉच दिस लेक्चर सिटिंग ऑन योर बेड और स्लीपिंग ऑन योर बेड और यू नो वाइल वॉकिंग और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि फुल कॉन्सेंट्रेशन से मैं चाहती हूं आप इस चैप्टर को करो रिवाइज. जितना आता है मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए. जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं प्लीज मार्क द टॉपिक्स देयर एंड देयर इटसेल्फ, सो दैट जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा और अगले सेशन पे आप मुझे मिलो, उसके पहले आप क्या कर सकते हो, आपकी वीकनेसेस को आपकी स्ट्रेंथ में कर सकते हो कन्वर्ट. जल्दी जल्दी आपके दोस्तों को बोल दीजिए कि मैं लाइव आ चुकी हूं. इस चैप्टर के जो नोट्स है आप लोगों को चैट में पिंड मिलेंगे, तो आप चैट चेक कर सकते हो और वहीं से उसको रिफर कर सकते हो, है ना. चलो, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोर मिनट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस रिवीजन प्रोसेस. तो ये चैप्टर शुरू होता है विद सेक्शन नंबर 43, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है, पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड शेयर. अगर आप शेयर की डेफिनेशन देखते हो, शेयर नथिंग बट इट मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट इंक्लूड्स अ स्टॉक. लमसम ऑफ शेयर्स इज नोन एज अ स्टॉक. यही कैपिटल जो है कंपनी का डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अब देखो, इक्विटी कैपिटल वो है जो प्रेफरेंस नहीं है. तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल है, यस, जिनको 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलती है. फर्स्ट राइट इज इन रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड द सेकंड इज फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. और जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उनको हम कहते हैं एज इक्विटी शेयर्स. आपके ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो भी और 2 टाइप में डिवाइडेड है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एंड शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. तो हम इसको प्लेन वेनिला कहते हैं जो अपने ऑर्डिनरी वोटिंग राइट्स वाले हैं, और डीवीआर वाले को तो हम डीवीआर ही कहते हैं, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द रूल्स फॉर सेक्शन नंबर 43. 43 सेक्शन में जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं आर द कंडीशंस रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डीवीआर. तो अगर कल जाके मेरी कंपनी को डीवीआर इशू करने हैं तो ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द प्रोविजंस दैट आई नीड टू कंप्लाई इन ऑर्डर टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. तो मोटा मोटी 7 चीजें हैं जो कंपनी को कंप्लाई करनी पड़ती है. 3 बेसिक चीजें हैं और 4 डिफॉल्ट बेस्ड कंडीशंस हैं. 7 कंडीशंस को अगर एक साथ आपने पूरा किया है, एक साथ अगर पूरा किया है, तो ही आपकी कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स.
कौन से है ये 7 कंडीशंस? सबसे पहली बात तो आपके आर्टिकल्स में होना चाहिए पावर। आपकी कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर सकती अगर आर्टिकल्स में पावर नहीं है। सेकंड पॉइंट याद रखना, यस, आपकी कंपनी को पास करना पड़ता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। देखो, बिजनेस भले ही स्पेशल है बट रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी है। यू रिक्वायर एन ओआर that is to be passed if the company wants to issue shares with differential voting rights। वो भी ये जो OR है ना, अगर आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, आप पोस्टल बैलेट का सेक्शन घुसा सकते हो 110 और आप कह सकते हो कंपनी को अगर डीवीआर इशू करना है, दिस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपकी ये जो डीवीआर है, इट शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। बट इसके अलावा भी 4 बातें हैं जो आपको कंप्लाई करनी पड़ती है, डिफॉल्ट बेस्ड कंडीशंस है, जिसके बाद ही यू विल बी अलाउड टू इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन फाइलिंग annual return and the financial statements in the last 3 financial years. Along with that, there is no subsisting default in the 3 Ds. Subsisting मतलब ये default जिंदा नहीं है. Okay. In 1, yes, payment in regard to declared dividend, repayment of matured deposits. फिर उसके बाद payment of interest on these deposits or debentures and the redemption of debentures or preference shares. Along with that, कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है in the payment of dividend on preference shares, repayment of loan taken from a public financial institution, from a bank or from a state level financial institution. सिर्फ लोन का रीपेमेंट नहीं, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए even on the interest on this loan. And any statutory payment जैसे कि बोनस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी जो आपको आपके एम्प्लॉइज को देना था, उसमें भी आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। और अगर आपकी कंपनी को कोई अमाउंट क्रेडिट करना था टू IEPF अकाउंट, वो भी टाइम पे आपकी कंपनी ने क्रेडिट कर दिया है। इनमें अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है, या तो अगर आपने डिफॉल्ट किया भी है, you have made good the default, yes, and 5 years have elapsed from that particular date, तब आपकी कंपनी डीवीआर इशू करने के लिए good to go है। And last but not the least, you should not have been penalized by the tribunal in the last 3 years under 4 acts। एक तो है सेबी, सिकरा, फेमा एंड RBI। क्या बात है, वेरी गुड। ऑफ कोर्स ये एक स्पेशल बिजनेस है, क्योंकि ये एक स्पेशल बिजनेस है, अड्डा के अलावा है ना, ये अड्डा के अलावा, इसलिए आपको लगता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और यस, इसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप दोगे ऑल द मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द इशू ऑफ दीज डीवीआर। कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर्स को डीवीआर में कन्वर्ट नहीं कर सकती, या डीवीआर को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती। डीवीआर का फ्रेश इशू होगा और वो भी तभी अलाउड होगा अगर आप रूल के हिसाब से ये 7 कंडीशंस को पूरा कर लो। शॉर्टकट करके कन्वर्जन अलाउड नहीं है। यस और नो गाइस? Or you need to maintain a separate register for DVRs. So that is all about section number 43. 44, 45 आपके सिलेबस में है नहीं, वो तो सिर्फ नंबरिंग ऑफ शेयर्स और वो सब के बारे में ही बात करता है, दैट एवरी शेयर शुड बी डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड एंड ऑल दैट स्टफ। दैट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस। डायरेक्टली आपकी मॉड्यूल में 43 के बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 46, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है। और वो भी प्लीज रिमेंबर, दिस सेक्शन 46 विल अट्रैक्ट ओनली इफ योर शेयर्स आर इन द फिजिकल फॉर्मेट। अगर आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, मतलब डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में है, तो ऐसे केस में आपको ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो डिपॉजिटरी है NSDL, CDSL, वही उन शेयर्स को मैनेज कर रही है और उनका वैसे भी कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं। तो this section only attracts if the shares are in the physical format। उस केस में आपको इशू करना पड़ता है शेयर सर्टिफिकेट। क्या इशू करते हो?
और यही जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस एज टू द टाइटल, मतलब जिसका नाम आपने शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा है वही प्राइमरीली उन शेयर्स का ओनर है। और दूसरा प्राइमा फेसी एविडेंस इज रिलेटिंग टू द पेड अप अमाउंट, जितना अमाउंट आपने लिखा है इस पेड अप माना जाएगा उतना पैसा बंदे ने कंपनी को दिया है। यही शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। बट जैसे आप जानते हो कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। तो अगर कॉमन सील है क्या बात है, यू विल affix the common seal and issue the share certificate. But अगर कंपनी के पास common seal नहीं है, this share certificate will be signed by 2 directors और हाँ yes, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो डायरेक्टर along with कंपनी सेक्रेटरी। कल जाके आपका शेयर सर्टिफिकेट घूम गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डीफेस्ड हो गया, म्यूटिलेटेड हो गया, चूहों ने कमाल कर दिया, तो अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल है आप आपका पुराना सर्टिफिकेट सरेंडर करोगे। अगर घूम गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है तब तो अवेलेबल नहीं है, आप एफिडेविट लिखते हो, इंडेमनिटी बॉन्ड भी लिखते हो और उसके बदले में आपको मिलता है एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। और ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट पे क्लियरली लिखा होता है दैट दिस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड इन ल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट। Okay, and that's all given under section number 46. अगला सेक्शन जो है वो बात करता है सेक्शन नंबर 47, वोटिंग राइट्स। आप मुझे बताओ बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किनको वोटिंग के राइट्स दिए गए हैं? वेरी गुड। वर्चुअल किड्स, आप लोगों को चैट बॉक्स में आंसर टाइप करना है ना? राधे राधे शिवांश। बट आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो फिर वो इंटरैक्टिव सेशन रहेगा ना, नहीं तो सिर्फ बोलने में क्या मजा आ रहा है मुझे, है ना? अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? नहीं तो फिर तो क्या मैं रिकॉर्डेड ही दे दूंगी? लाइव लेने का क्या ही मतलब हुआ? लाइव इसीलिए लिया जा रहा है ताकि आप कंफर्टेबल हो और आपको भी कॉन्फिडेंस आए। आ जाइए। वोटिंग राइट्स सेक्शन 47 कहता है हर एक मेंबर जो होल्ड करता है कंपनी के इक्विटी शेयर्स, तो आपने जैसा कहा एकदम सही है, उसको हर एक रेजोल्यूशन जो मीटिंग में पुट अप किया जाता है उसके लिए ही इज एंटाइटल्ड टू वोट। अगर शो ऑफ हैंड्स है तो ही विल गेट 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स। बट अगर वोटिंग बाय वे ऑफ पोल है तो जितने शेयर्स होते हैं उस प्रोपोर्शन में आपको कम ज्यादा वोटिंग मिलता है। हाँ या ना? सिर्फ एक है कि निधि कंपनी अगर है ना तो नो मेंबर शैल एक्सरसाइज वोटिंग राइट ऑन पोल इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब देखो, ऐसे तो जनरल रूल ने बता दिया, क्या बता दिया जनरल रूल ने कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही वोट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू वोट। बट फिर वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो? कुछ एक्सेप्शनल केसेस में माय डियर स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर आल्सो अलाउड टू वोट। तो कौन से केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू वोट? वो सारे रेजोल्यूशंस which directly affect the rights attached to the preference shareholders, then the preference shareholders will be allowed to vote. वो सारे resolutions which the company has put up, yes, for winding up or for the reduction of the share capital, equity or preference share capital, या तो फिर अगर preference shareholders का dividend 2 या 2 सालों से ज्यादा के लिए अगर पे नहीं हुआ है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी एंटाइटल्ड टू वोट। यस और नो गाइस? यस। सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 47। तो देख लो, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर रहे हैं तो उनके राइट्स, वोटिंग राइट्स इस प्रोपोर्शन में रहते हैं। आप कंपेयर करते हो और उस हिसाब से इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग की राइट्स देते हो। नेक्स्ट, सेक्शन 48 बात करता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। किस बारे में बात कर रहा है बोलो तो अब देखो क्या हुआ है, आपने जब शेयर्स इशू किए थे आपने उन शेयर्स के कुछ टर्म्स
एंड कंडीशंस डिसाइड किए थे, इनको इतनी वोटिंग राइट, इनको इतना डिविडेंड का राइट, इनको इतने बोनस के राइट्स, इनको इनका राइट का राइट इतना रहेगा। आप अगर चाहो, और सिर्फ चाहने से बात नहीं होगी, आपके आर्टिकल्स में इस चीज का अगर पावर है तो आप क्या कर सकते हो, आप उस क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट को कर सकते हो वेरिएट। अच्छा, आप अगर पूछोगे मैम वेरिएशन का पावर आर्टिकल्स में है ही नहीं, तो पहले आपको आर्टिकल्स को अल्टर करना पड़ेगा। तो आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए आप जानते हो यू रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एसआर पास करो, वेरिएशन का राइट आप आर्टिकल्स में ऐड करो, एंड आफ्टर दैट यू विल बी अलाउड टू गो फॉर अ वेरिएशन। ओके, तो सपोज अज्यूम करते हैं मेरे आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम में पावर है, तो क्या मैं वेरिएशन के लिए जा सकती हूं? यस, बट जो क्लास के शेयर होल्डर्स का मैं राइट वेरिएट कर रही हूं, उनसे मुझे पास करवाना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग विच आई एम गोइंग टू कंडक्ट सेपरेटली फॉर देम। एसआर नहीं, अगर सपोज मुझे मीटिंग कंडक्ट नहीं करनी है, आई कैन ऑल्सो टेक देयर कंसेंट इन राइटिंग। कितने लोगों का कंसेंट इन राइटिंग लेना पड़ेगा? 75%, जिसको लीगल भाषा में यस 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट क्लास, उन लोगों का मेरे को लेना पड़ेगा कंसेंट। अब देखो, एसआर पास हो गया। एसआर पास हो गया मतलब क्या? वोट्स इन फेवर आर नॉट लेस देन 3 times वोट्स अगेंस्ट। अज्यूम करते 80% लोगों ने हां बोल दिया। अब 80% मतलब एसआर पास हुआ है, हुआ या नहीं हुआ है? अब एसआर पास हो गया मतलब शेयर होल्डर ने वेरिएशन के लिए अलाउ कर दिया। अभी भी 20% लोग हैं ना जो वेरिएशन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अब उस केस में क्या होगा? जो हमारे ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने वेरिएशन के लिए अलाउ नहीं किया था, वो क्या कर सकते हैं? वो जा सकते हैं और एप्लीकेशन लेके ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, उनका दुख दर्द लेके। बट ये लोग जो ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं वो कम से कम होने चाहिए 10%। सो दे शुड बी होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, और वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 21 days of passing of this special resolution. And why are they going to the tribunal? Requesting the tribunal to cancel this variation. ट्रिब्यूनल इनकी बात सुनेगी, बट खैर जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल लेती है वो फुल और फाइनल होगा, और कंपनी को और वो शेयर होल्डर्स को दोनों को ट्रिब्यूनल का डिसीजन बाइंडिंग होगा, हाँ या ना? यस। और ऑफ कोर्स यस, ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर पास करती है वो ये बोल सकती है कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनका पेमेंट वापस से दिया जाए, या जो भी ट्रिब्यूनल को ऑर्डर फिट लगता है वो। और जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल का आया है वो आपको आरओसी के पास, मम्मी के पास 30 दिनों के अंदर करना पड़ता है फाइल। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 48। आने वाले 4-5 सेक्शन तो इजी पीजी है, स्टार्टिंग विथ सेक्शन नंबर 49। आप लोग ही बताओ सेक्शन नंबर 49 किस बारे में बात कर रहा है? टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, वो इंपॉर्टेंट है ना। तो जब कभी भी आप शेयर्स पे कॉल करते हो, यू हैव टू मेक इट श्योर दैट व्हेन यू मेड अ कॉल ऑन द शेयर्स, दिस कॉल ऑन द शेयर्स हैज टू बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस। तो कोई अगर पर्टिकुलर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उन क्लास के मेंबर्स में मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। तुमसे 10 रुपए लूंगी, इससे 4 रुपए लूंगी, उससे लूंगी नहीं, मैं ऐसा मैं नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी क्लास ऑफ मेंबर्स पे कॉल किया है ऑन देयर शेयर्स, दिस कॉल विल बी डन ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस। तो अगर मैंने 10 रुपीज का कॉल किया है, फेस वैल्यू सपोज 100 है, और मैंने 10 रुपीज का कॉल किया है, ये 10 रुपी मैं हर मेंबर से ले लूंगी जिसने उस क्लास के शेयर्स को होल्ड किया है। मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। अच्छा, बट अगर क्लास ही डिफरेंट है तो कर सकती हूं। मैं एक क्लास से 10 रुपए और दूसरे क्लास से 5 रुपए डिमांड कर सकती हूं, वो चलेगा। बट सेम क्लास में सभी मेंबर्स से सेम अमाउंट का ही कॉल मुझे करना होगा, हाँ या ना? अरे बोलो, वर्चुअल किड्स एक बार थम्स अप दो अगर आप ठीक हो तो।
नेक्स्ट, सेक्शन 50 बात करता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट अबाउट व्हाट, नॉट, नहीं, बट विच इज नॉट कॉल्ड अप बट पेड अप बाय द मेंबर, जिसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस. इसको आप प्यार से बुला सकते हो कॉल्स इन एडवांस. अगर आर्टिकल्स में पावर है, अगर बोलो तो क्या है, आर्टिकल्स में पावर है, तो ऐसे केस में आपकी कंपनी जो है कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है. जैसा नाम में लिखा है कॉल्स इन एडवांस. इस अमाउंट को कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है, अभी तक कॉल, बट फिर भी मेंबर ने पैसा दिया है और हमने इस पैसे को एक्सेप्ट कर लिया है, इसी अमाउंट को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस. इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं. पहली बात तो कॉल्स इन एडवांस के लिए आपको कोई एडिशनल वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. अगर आर्टिकल्स अलाउ करता है तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, और ये भी इंटरेस्ट जो है इट कैन नॉट बी मोर देन 12% पर एनम. कॉल्स इन एडवांस का रीपेमेंट आपको मिलेगा ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, दैट टू आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स, बट बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. डिविडेंड अगर कंपनी अलाउ करे तो पेड अप अमाउंट पे आप डिविडेंड दे सकते हो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 51. तो कंपनी इज परमिटेड टू पे डिविडेंड in proportion to the amount paid up if authorized by the articles of association. तो याद रखना, मैंने उसको बॉक्स में लिखा हुआ है, आप अगर कॉल्स इन एडवांस देते हो आपको कोई एडिशनल वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. बट सेक्शन 106 चैप्टर नंबर 7, अगर आपके कॉल्स इन एरियर्स है तो आपके वोटिंग के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. ना देने पे वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, बट एक्स्ट्रा पैसा देने से कोई एक्स्ट्रा वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 51. 52 जो आप लोगों का फेवरेट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम. आप किधर किधर सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल कर सकते हो, बट एक्चुअली इस सेक्शन को भी दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा. Yes, companies covered under section number 133 जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है, एंड अदर्स. तो 5 और 3 ऐसे दो प्लेसेस है जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल किया जा सकता है. पहली बात तो बेबी डॉल ने पटियाला पेग पिया, ऐसा कुछ मेमोरी टेक्निक था. तो बेबी, तो B is for bonus shares, B is for buyback. ये purchase of its own shares under section 68 is buyback. फिर ये अपना है bonus shares. बेबी ने पटियाला पेग पिया, P is for writing off of preliminary expenses. फिर उसके बाद बेबी डॉल is writing off of discount on issue of shares or debentures. और पटियाला पेग का है प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हाँ है ना. बेबी डॉल ने पटियाला पेग पिया, बेबी बोनस शेयर्स बाय बैक, बोलो तो bonus shares buyback. Doll is for writing off of discount on issue of shares or debentures. Patiala peg, writing off of preliminary expenses, and peg is for premium to be paid on the redemption of preference shares. But आप बताओ, अगर आपकी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू 133 सेक्शन नंबर कंप्लाई करना है तो 5 जगह पे कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती. यस, तब कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकती है ओनली फॉर 3 पर्पसेस. वो है बेबी डॉल, बेबी बोनस शेयर्स, ये बायबैक है, ये बोनस शेयर्स है, and writing off of discount on issue of shares. बेबी डॉल. यही 3 जगहों पे
आप आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ या ना। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 53, प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। पहली बात तो जनरल रूल कहता है, क्या कहता है जनरल रूल, कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। अगर आपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है, इट इज वॉइड एब इनिशियो। बट फिर इसके भी दो एक्सेप्शंस है, एक तो अगला ही वाला सेक्शन है 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स, और दूसरा एक्सेप्शन कहता है अगर आपने स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के द्वारा आपके क्रेडिटर को पेमेंट रीपे ना करते हुए अगर इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए है तो भी चलेगा, हाँ या ना। अलोंग विद दैट, अगर आपने, हमने कोई तो चीज प्रोहिबिट की है, फॉरबिड की है, आपको मना करने के लिए बोला है, मतलब मत करो, फिर भी जो मना की हुई चीज है आप वो कर रहे हो, तो पहली बात तो जितना भी पैसा आपने रेस किया है पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, वो भी विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, प्लस पेनल्टी तो लगने ही वाला है, वो तो बोलने की बात ही नहीं है, और पेनल्टी लगेगा लोअर ऑफ 5 lakhs or the amount that you raised by issuing the shares at a discount. Yes or no guys? Yes. But फिर जैसे हमने कहा था, क्या कहा था कि 53 का एक्सेप्शन उसका अगला ही सेक्शन है, और वो है सेक्शन नंबर 54, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो देखो वो शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं उसके डायरेक्टर्स को या तो फिर उसके एम्प्लॉयज को, और क्यों इशू किए स्वेट इक्विटी शेयर्स, एक तो इशू किए एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, बट व्हाई, बिकॉज उस एम्प्लॉय ने या उस डायरेक्टर ने कंपनी को प्रोवाइड किया है विथ सम टेक्निकल नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फॉर सम वैल्यू एडिशन, और इसीलिए तो कंपनी ने आपको शेयर्स इशू किए हैं एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखो, अगर कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस है ये। वेरी गुड सौम्या। इंडियन वॉरियर्स पूछ रहा है मैम क्या पेनल्टी याद रखनी होगी। देखो वो जो सेक्शन था ना 53, वो प्रोहिबिशन वाला सेक्शन था, जहां पे कंपनीज एक्ट में लिखा है कि ये चीज करना प्रोहिबिटेड है, और जो चीज प्रोहिबिटेड है आप अगर वो कर लो तो क्या, ऐसे वाले पेनल्टीज अगर आप याद रखोगे तो बेहतर रहेगा। वैसे तो क्या है, एवरी पेनल्टी इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, अगर आप याद रख सकते हो तो फिर तो क्या ही बात है, बट अगर याद नहीं रख सकते हो एटलीस्ट कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, अमेंडमेंट वाले पेनल्टी, प्रोहिबिशन जैसे 53 वाला सेक्शन था उसके पेनल्टीज तो आप जरूर याद रखना, ठीक है। ओके इंडियन वॉरियर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगर कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, कौन से वो कंडीशंस होंगे जो कंपनी को कंप्लाई करने पड़ेंगे। पहली बात तो देयर आर 3 थिंग्स दैट द कंपनी हैज टू कीप इन माइंड बिफोर इट इज इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर्स। सबसे पहली बात तो स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए लगता है स्पेशल रेजोल्यूशन। प्लस आप ही बताओ, कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, इज दिस एन ऑर्डिनरी बिजनेस और अ स्पेशल बिजनेस? स्पेशल बिजनेस। क्या स्पेशल बिजनेस के लिए लगेगा आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? तो ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, आप कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, क्या प्राइस पे इशू कर रहे हो, मार्केट का प्राइस क्या है, और कौन है वो लोग जिनको आप ये शेयर्स इशू कर रहे हो। तो पहली बात तो यू रिक्वायर एन एसआर, दूसरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और तीसरा अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है यू नीड टू फॉलो सेबी,
और अगर अनलिस्टेड है, यस, देन यू विल फॉलो रूल 8. कोशिश कीजिए कौन से 3 कंडीशंस है जो कंपनी को कंप्लाई करने पड़ेगी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते वक्त. यू विल पास एन स्पेशल रेजोल्यूशन. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा होगा? नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन एंड टू whom आर यू इशूइंग दीज शेयर्स. और तीसरी बात क्या बोलती है? अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, यू फॉलो सेबी के गाइडलाइंस फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. और अगर लिस्टेड नहीं है तो यस, रूल 8 प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. तो क्या कहता है रूल 8? अच्छा, पहली बात तो हमने देखा ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को इशू करते हैं. एम्प्लॉय मतलब कौन? एम्प्लॉय मतलब ऐसा व्यक्ति जो परमानेंटली ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है. अब वो इंडिया के ब्रांच में हो सकता है या इंडिया के बाहर, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी इंडियन होना जरूरी है. ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉय. या तो फिर ही इज अ डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता. या तो परमानेंट एम्प्लॉय है या तो वो डायरेक्टर है. बट सुनो ना, एम्प्लॉय या डायरेक्टर या तो हमारी कंपनी का, या तो हमारी कंपनी की होल्डिंग कंपनी का, या तो हमारी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का. हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया में काम कर रहे हो या इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. 3 बातें हैं देखो, परमानेंट एम्प्लॉय है, या तो फिर डायरेक्टर है अपनी कंपनी का, उसको तो हम एम्प्लॉय मानेंगे. बट अगर हमारी कोई होल्डिंग कंपनी है, उसका भी कोई परमानेंट एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर होगा. हमारी कंपनी का कोई सब्सिडी कंपनी है, उसका एम्प्लॉय परमानेंट या उसका डायरेक्टर, वो भी हमारे लिए एम्प्लॉय है, उसको भी हम स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल पर्पस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसको किसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे सकती है? रिलायंस के परमानेंट एम्प्लॉयज को, उनके डायरेक्टर्स को. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, उसके परमानेंट एम्प्लॉयज को या उसके डायरेक्टर्स को. रिलायंस रिटेल जो उसकी सब्सिडरी है, उसकी 300 से ज्यादा सब्सिडरीज है, मैंने पूरी लिस्ट बताई थी क्लास में. उन सब्सिडरी कंपनीज के परमानेंट एम्प्लॉयज या उनके डायरेक्टर्स को आपकी कंपनी मतलब रिलायंस स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है. ओके हाँ, चलो, तो हम लोग तो भटक गए. रूल 8 के बारे में हम बात कर रहे थे. क्या कहता है रूल 8? सबसे पहली बात तो रूल 8 कहता है, जैसे ही आपने एसआर पास किया, ओके, दिस एसआर शैल बी वैलिड, दिस एसआर shall be valid for a period of not more than 12 months of passing the SR. ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर पूछता है. जो स्वेट इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हो, उसकी वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 crores विच एवर इज हायर. बट इतना ध्यान रखना, आजीवन क्लॉज, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल. उसमें अगर आपकी स्टार्टअप कंपनी है, फर्स्ट 10 years ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो वो 25% के बदले इट विल बिकम 50%. यस और नो गाइस? हाँ, लॉक इन पीरियड ये भी इंपॉर्टेंट है. लॉक इन पीरियड इन स्वेट इक्विटी शेयर्स का होता है 3 सालों का. ना आप इस 3 ईयर को घटा सकते हो और ना आप 3 सालों को बढ़ा सकते हो. 3 ईयर मतलब 3 साल मतलब पक्का 3 साल, मतलब 3 सालों के लिए आप ये स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. उसका लॉक इन पीरियड ही कितने सालों का? 3 years का. यही देखो, आपकी कंपनी तो अनलिस्टेड है ना, इसलिए तो रूल 8 फॉलो कर रहे हो. लिस्टेड होती तो हमें मार्केट वैल्यू मिल जाती, बट हमारी तो कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो इनके शेयर्स को वैल्यू कौन करेगा? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर. रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है हमारे कंपनी के शेयर्स को करता है वैल्यू, और इसी वैल्यूड प्राइस पे आप शेयर्स को करते हो इशू. और स्वेट इक्विटी शेयर्स देखो, आपने ऊपर भी देखा था, दे कैन बी इशूड ईदर एट अ डिस्काउंट, देखो, ईदर फॉर अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश.
तो अगर आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू किया है फॉर अ नॉन कैश कंसिडरेशन, तब ऐसे केस में आप वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसकी एंट्री करोगे और बुक्स में उसका अकाउंटिंग करते हो। उसके अलावा ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, यू नीड टू मेंटेन अ रजिस्टर फॉर स्वेट इक्विटी शेयर। सिर्फ चाय लेके आ जाना, सुनना, चाय पिए, 2 चाय लेके आ जाना। नहीं रे, क्लास अभी चालू हो गई मेरी, चाय लेके आ जा 2। You need to maintain a register for sweat equity shares. ओके, तो ऐसे करके 43 से हमने शुरू किया था से 54 तक के हमारे सेक्शंस जो है वो रिवाइज हो गए हैं, बट अभी भी बहुत कुछ है जो बाकी है, क्योंकि 71 एक्चुअली तो ये सेक्शन 72 तक जाता है। 72 इज नॉमिनेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो 71 तक हमें जाना है, 55 से लेकर 71। अभी तक तो सिर्फ 1/3 हिस्सा हमारा हुआ है। कोई बात नहीं, कितना टाइम हुआ है? 35 मिनट्स ना, 1.5 घंटे में हमारा आई थिंक ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एग्जॉस्टिव रिविजन को 1.5 आवर लगेगा इस चैप्टर के। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, ठीक है? सब लगे हैं, देखो कितने सारे बच्चे हैं चैट में भी, एक दूसरे को हिम्मत देते जाओ, है ना? मैम आज के दिन की आपकी कौन सी नंबर की चाय है ये? मेरी 4 बैचेस चालू है, तो हर बैच में 1 चाय तो होती है। और सुबह आने के पहले, मतलब आई थिंक दिस द 5th कप ऑफ टी टुडे, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। आप लोग भी तो रात को पढ़ते होगे तो चाय लगती होगी आप लोगों को। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ। और फिर अगर चाय नहीं मिले ना तो बावले हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसा ही एडिक्शन है। अभी आप लोगों को तो क्या है, दारू का नशा है, मुझे चाय का नशा है। मैं दारू नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, तो चाय का नशा है। कुछ तो नशा होना चाहिए, चाय का नशा कर लिया। ठीक है, आ जाइए। एक्चुअली मुझे भी आदत तभी लगी थी जब मैं सीए इंटर में थी, उसके पहले नहीं था। और सीए इंटर में मेरी बहुत गंदी आदत थी, चाय की आदत नहीं थी, मुझे रेडबुल की आदत थी। जैसे रेडबुल कैसे कैन में लेके आती थी और फ्रिज में स्टोर करती थी, और रात भर में 1 2 कैन्स मेरे खत्म होते थे। मतलब कितना वजन मेरा बढ़ा होगा इमेजिन करो, क्योंकि रेडबुल में क्या है, शक्कर ही है, कुछ नहीं, पानी, शक्कर और कैफीन है, तीनों भी गंदी चीजें हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया। फिर जब मैं सीए फाइनल में शिफ्ट हुई, मैंने बोला रेडबुल बंद, और फिर चाय। फिर जब से जो सीए फाइनल से चाय की आदत हुई है अभी तक चालू है, जिंदगी भर मुझे लगता है कि चलती रहेगी। चलो आ जाइए। आई नो रेडबुल गिव्स यू विंग्स, राइट, बट एक्चुअली रेडबुल जब आप पियोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल नेक्स्ट लेवल है। चाय से भी मुझे तो ऐसा चाय से भी ज्यादा लगता था रेडबुल के लिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग रेडबुल, इट्स नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। उससे वजन बहुत बढ़ता है और बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा फील होता है। और मैं तो रात को पढ़ती थी तो कोई नहीं रहता था ना, सब लोग सोए हुए हैं, तो नींद का तो पूरा माहौल रहता है। और मेरा इंटर भी नवंबर में था और फाइनल भी नवंबर में ही था। ठंडी का मौसम, मस्त स्वेटर कंबल ऐसे रखे हुए हैं, तो नींद का तो पूरा माहौल रहता था। तो जगेगे तो कैसे जगेगे ना, आप पूरे टाइम हर पेपर में से चलते चलते पढ़ नहीं सकते हो। समटाइम्स स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल पेपर्स आपको टेबल पे बैठना पड़ता है, और फिर उसमें कोई एक आधा एडजस्टमेंट आ गया, दिमाग खराब हो गया, इरिटेट होने लग जाता है। फिर ऐसे रेडबुल पीते तो ऐसा लगता था माइंड काम हो रहा है। मतलब रेडबुल पी के आई यूज्ड टू पैसिफाई माई सेल्फ ओनली। और फिर इतनी गंदी आदत थी वो, इतनी गंदी आदत थी, बहुत मुश्किल से छूटी है। चाय ने छोड़ी है, मतलब, बट एक एडिक्शन से निकलने के लिए मैंने दूसरा एडिक्शन पकड़ा, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड। अगर आपको आदत नहीं है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव दैट हैबिट। एक भी दिन अगर मैंने चाय नहीं पी और उस टाइम का थोड़ा भी 1 घंटा ऊपर नीचे अगर हो गया, सिर में दर्द होने लग जाता है, दिमाग ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है दिमाग हैंग हो गया है, प्लग इन ही नहीं हुआ है। बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग। नहीं, पॉकेट मनी नहीं, अभी क्या दे देते माँ बाप, क्या करते, पढ़ तो रही है बच्ची कम से कम,
और कोई शौक तो नहीं, पढ़ तो रही है तो ठीक है, ले ले भाई रेड बुल, ले 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 ले। मम्मी डांटती थी, हर बार लाती भी थी बट डांटती भी थी, बट अब उसको उसको भी पता था कि अभी एग्जाम्स अगर 2 महीने में ड्यू है, अभी वो टाइम नहीं है जहां पे मैं उसकी आदत तोड़ू। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग, आप जानते हो, आप भी उस स्टेज में ही हो, एक तो हम लोग सोशली एक्टिव नहीं है, हमने सोशल मीडिया भी बंद कर दिया है, वी आर लिटरली नॉट टॉकिंग टू एनीवन, वी आर नॉट गोइंग आउट। उसमें अगर कोई कुछ थोड़ा भी बोल देता है तो हम लोग हर्ट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और पूरा रिदम ब्रेक हो जाता है। तो वो मम्मी ने उस नाजुक सिचुएशन को समझा था, तब कुछ नहीं समझाया था, उसके बाद जो टाइट किया फिर तो क्या था आपको पता है। और हमारे वक्त ऐसे जेंटल पेरेंटिंग नहीं होता था, हाथ में बेलन है तो बेलन मिलेगा, झाड़ू है तो झाड़ू, स्पेशली झाड़ू बेलन तो भी ठीक है, आप मार खा लोगे। हमारे वक्त तो गैस वो लाइटर वाला होता था ना, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक लाइट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइटर्स होते हैं जो ऐसे स्विच से ही जलता है। हमारे वक्त तो लाइटर होता था, लाइटर के चटके मिलते थे हमको, लाइटर के चटके। आपको पता नहीं हमने कितने मार खाए, इसलिए अभी सुधरे हुए हैं आप लोग। अब मुझे तो क्या है, मेरे माँ बाप से भी गालियां खाई है और बच्ची को भी जेंटल पेरेंटिंग कर रही हूं। मेरा तो सैंडविच है, सैंडविच। बच्ची को तो थोड़ा सा भी कुछ कहा, मतलब धमकी भी दे दी, आई विल कॉल द पुलिस, यू कैन नॉट डू दैट, ऐसी धमकी चालू हो जाती है। क्या कर सकते हैं। नहीं, चप्पल और बेल्ट से तो नहीं मारा क्योंकि लड़की हूं मैं, भाई को मिले चप्पल, बट लड़की को मतलब बेटी को कभी चप्पल से या ऐसे लात से या बेल्ट से नहीं मारते, बट लाइटर से मारा है मुझे, और बेलन और झाड़ू से भी। चप्पल मेरे को नहीं दिखाया पापा मम्मी ने कभी, घर की बेटियों को नहीं दिखाते है चप्पल, उतना लिहाज रखा उन्होंने। चलो ठीक है, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी उन लोगों ने। आप लोगों को कितनी मार मिली है, खाई है या नहीं आप लोगों ने। सुबह तो उठने के लिए भाई पूछो मत, अगर सुबह थोड़ा भी लेट हो गया उठने में, घर का माहौल खराब हो जाता था। और ऊपर से मेरी तो नवंबर में थी, तो थोड़े टाइम पहले ही दिवाली रहती थी, तो हाँ, तो आपको तो भाई टाइम पे ही उठना रहता था, क्योंकि ऐसे त्योहार के दिन अगर मैं लेट सोई, लेट तक सोई या शाम को कभी सोई तो फुल बैंड बज गई मेरी। चलो ठीक है, आ जाइए। अलग थे वो दिन, बट ऐसे मजा आता है, ये सिचुएशंस कहानियां बन जाती है फ्यूचर में। और फिर जब आप ये कहानियां बोलते हो आपके जूनियर्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, एक अलग प्राउड फीलिंग होती है। सो दिस इज अ टाइम जब आपको आपकी कहानी लिखनी है। आई नो यू ऑल आर स्ट्रगलिंग विथ सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट दिस विल इवेंचुअली मेक योर स्टोरीज, and then you'll feel so proud to describe about these stories to everyone once you clear the examination. तो ठीक है, अभी जीवन है, संघर्ष तो होगा, टेम्पररी संघर्ष है। एक बार सीए इंटर दे दिया तो 1.5 महीना 2 महीना जब तक रिजल्ट नहीं आता है, मज्जानी लाइफ है ना, तो तब आप एंजॉय करना। चलो आ जाइए। ओके, सेक्शन 55 बात करता है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कहता है ये सेक्शन, लेट्स चेक इट आउट। कंपनीज जो है वो इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स, बट याद रखना, जब भी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अ कंपनी कैन नॉट इशू irredeemable preference shares. A company cannot issue irredeemable preference shares. पहली बात तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होने चाहिए, और वो भी रिडीमेबल होने चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 20 years. विद इन अ पीरियड ऑफ व्हाट, 20 years. इधर कहीं ना कहीं लिखा होगा, मुझे पता नहीं किधर लिखा है। हाँ ये रहा। हाँ, बट अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ओके, तो फिर ऐसे केस में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन टर्म 20 years से ज्यादा हो सकता है, 30 सालों से ज्यादा नहीं हो सकता है। बट उसमें भी एक प्रोविजो डाला हुआ है, 21st ईयर से एवरी ईयर 10% ऑफ द वैल्यू आपको करना पड़ेगा रिडीम। इन्हीं प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करने के लिए कंपनी को पास करना पड़ता है स्पेशल रेजोल्यूशन। प्लस there should be no subsisting default in the redemption of preference shares or the payment of dividend. जो existing preference shares है उनको ही आप रिडीम नहीं कर पा रहे हो, उनका ही डिविडेंड आप नहीं दे रहे हो, और नई कमिटमेंट किधर से ला रहे हो आप, एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को तो पूरा करो। तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स करने हैं इशू, याद रखना
SR तो पास करना पड़ेगा and there should be no subsisting default in the redemption of preference shares. Of course, you need to maintain a separate register for even preference shares. ये पॉइंट तो हमारा हो चुका है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाली कंपनीज 20 इयर्स से ज्यादा अप टू 30 इयर्स का रिडेम्पशन टर्म रख सकती है, बट 10% आपको रिडीम करना पड़ेगा एवरी ईयर फ्रॉम द 21st ईयर. नेक्स्ट, ये प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम करोगे तो किधर से करोगे? प्रेफरेंस शेयर्स को अगर आप रिडीम करोगे, firstly, it can be redeemed out of the profits which is available for the payment of dividend, or it can be redeemed out of the proceeds of fresh issue. सिर्फ और सिर्फ fully paid up preference shares को ही किया जा सकता है redeem. अब अगर आपने preference shares को redeem किया है profits में से, तो yes, amount has to be transferred to capital redemption reserve account, but only equal to the face value, not premium का amount. और ये CRR का जो पैसा है, it is going to be utilized only for one purpose, and that is for the issuance of fully paid up bonus shares. प्रीमियम जो है ना, सपोज आप आपके प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो एट अ प्रीमियम, ये प्रीमियम कंपनी दो जगह से दे सकती है. एक तो है yes, out of the profits or out of securities premium. But देखो, अगर आपकी कंपनी 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम उन कंपनीज के लिए 3 केसेस में यूज होता है ना, BBD. यहां पे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो द प्रॉफिट्स for payment of the premium on the redemption of preference shares. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कंपनी अगर कोई भी सिचुएशन में अनएबल है, अनएबल फॉर व्हाट? फॉर रिडीमिंग द एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो इन प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में कंपनी जो है इशू कर सकती है दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स. सो इफ द कंपनी इज अनेबल टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स और अनेबल टू पे द डिविडेंड ऑन दीज प्रेफरेंस शेयर्स, firstly it will need to take the consent of 3/4 in value of such preference shares and also the approval of the tribunal. और इन प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी ले लेगी, मतलब रिडीम कर देगी, और इसके बदले में इशू करेगी फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विवेलेंट टू द अमाउंट दैट इज ड्यू टू द मेंबर्स, विल आल्सो इंक्लूड डिविडेंड का अमाउंट. ओके, अब देखो फिर माना जाएगा आपके ये अनरिडीम प्रेफरेंस शेयर्स को आपने कर दिया है रिडीम्ड. ऑफ कोर्स जो लोगों ने कंसेंट नहीं दिया था, हो सकता है ना 1/4 जितने लोग जिन्होंने इस चीज के लिए अलाउ नहीं किया था, उनको उनके पैसे ही चाहिए, उनको फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं चाहिए. तो ट्रिब्यूनल जब ये ऑर्डर पास करेगा ना, वो ये ऑर्डर पास करेगा, ये जो लोग हैं जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया था, उनके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो जाए फोरविथ मतलब ऑन इमीडिएट बेसिस, उनको उनका पेमेंट मिल जाएगा, इमीडिएटली उनको उनका पेमेंट मिल जाएगा. So that was about section number 55. Next, 56, transfer and transmission. पहली बात तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है. ट्रांसफर होता है वॉलेंट्री और ट्रांसमिशन होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. स्पेशली डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी के केस में होता है ट्रांसमिशन, क्योंकि ट्रांसमिशन होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. SH4 जो शेयर ट्रांसफर डीड है वो ट्रांसमिशन में यूज नहीं होता है, वो इस्तेमाल होता है ओनली इन केस ऑफ ट्रांसफर. कंसिडरेशन भी ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व नहीं होता है. और क्योंकि कंसिडरेशन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है, स्टैम्प ड्यूटी भी आप ट्रांसफर के केस में ही देते हो, ट्रांसमिशन के केस में स्टैम्प ड्यूटी आप
नहीं देते। अब देखो, कोई भी पर्सन को जब अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करने होते, दिस इज ओनली इन केस ऑफ फिजिकल शेयर्स, वो शेयर ट्रांसफर डीड SH4 को स्टैम्प करेगा, डेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और कंपनी को करेगा सबमिट विद इन 60 डेज ऑफ द एग्जीक्यूशन। फिर उसके बाद कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर और का नाम हटाएगी, ट्रांसफरी का नाम डालेगी और ट्रांसफरी के नाम पे एक नया शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेगी। पार्टली पेड अप शेयर्स है और ट्रांसफर का एप्लीकेशन ट्रांसफर और लेके आया, तो कंपनी ऐसे ही ट्रांसफर को रिकॉर्ड नहीं करेगी, पहले ट्रांसफरी को एक शो कॉज नोटिस देगी। क्या आप बताइए, क्या आपके कोई ऑब्जेक्शंस है? अगर ऑब्जेक्शंस है हमें रिप्लाई कीजिए 14 डेज में। अगर आप कोई रिप्लाई नहीं करते हो, हम मानेंगे आपको कोई आपत्ति नहीं है और फिर हम ट्रांसफर को करवा देंगे रजिस्टर। बट ऐसे शो कॉज नोटिस की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं रहेगी? अगर शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स और दोनों की सिग्नेचर है, ट्रांसफर ही आया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यस और नो गाइस? यस। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ फिजिकल शेयर्स के लिए ये सेक्शन क्यों एप्लीकेबल है? बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में है तो ऐसे केस में तो क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। यहां पे मैंने शेयर्स बेचे और वहां पे आपके अकाउंट में आ गए। सिर्फ ये एक टेबल जो आपके स्क्रीन में है उसको एक बार गो थ्रू कीजिए ना एवरीवन, कि कितने टाइम में आपको सर्टिफिकेट को करना होता है डिलीवर। अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, सब्सक्राइबर्स को शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार ये दोनों तीनों पॉइंट्स पढ़ लो ना प्लीज। देखते, चलो आ जाइए। क्या कहता है ये सेक्शन? डिबेंचर्स के केस में 6 months, अगर अलॉटमेंट है तो विद इन 2 months। ये सारी बातें आप खुद कर लेना। ये ट्रांसमिशन, डेथ के केस में क्या होगा, इंसॉल्वेंसी के केस में किसके पास जाएगा, इनसेन हो गया है तो किसके केस में जाएगा। अच्छा, फॉर्ज ट्रांसफर, हमने एक केस किया था फॉर्ज ट्रांसफर का। फॉर्ज ट्रांसफर एक ऐसा ट्रांसफर होता है जहां पे ट्रांसफरर का सिग्नेचर होता है फॉर्ज्ड। ट्रांसफरर, फॉर्जरी इज अ केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट। नो कंसेंट, नो कॉन्ट्रैक्ट। चीजें ऐसी मानी जाएगी जैसे कि ये ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं है। ओरिजिनल ओनर का नाम वापस से रिस्टोर किया जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बराबर ना? इनोसेंट बायर को कॉम्पेंसेशन मिलेगा क्योंकि ही रिलाइड ऑन द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी। और जिसने फॉर्ज ट्रांसफर कंपनी के पास रजिस्टर किया, वो शैतान के पास आप जाओगे और उससे कॉम्पेंसेशन डिमांड करोगे। 57 तो पनिशमेंट की बात कर रहा है। 58 आ जाइए, दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल। लेट्स चेक इट आउट। चलो हो गया है, आधा चैप्टर तो हमारा रिवाइज हो गया है। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, आधे से ज्यादा इनफैक्ट हमारा हो चुका है। 10-12 सेक्शंस बचे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि सेक्शन 60 तो आपके सिलेबस में है भी नहीं, ऑथराइज शेयर कैपिटल वाला। 58, 59 है, फिर डायरेक्टली 61 वाली सीरीज चालू हो जाती है। बस, हाँ हो गया, 10-12 सेक्शंस ही बचे हुए हैं। अब देखो, एक तो आपकी कंपनी है,
कंपनी, वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, क्या शेयर्स ट्रांसफरेबल है? हाँ या ना? शेयर्स आर ट्रांसफरेबल. प्राइवेट कंपनी है, शेयर्स ट्रांसफरेबल है बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी की तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, इनको तो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगते हैं. अब देखो क्या हुआ है, आपने ट्रांसफर या तो ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई किया है और कंपनी ने आपके ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से कर दिया है रिफ्यूज. सबसे पहली बात तो कंपनी की जिम्मेदारी आती है. क्या जिम्मेदारी आती है? अगर कंपनी किसी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से रिफ्यूज करती है तो कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, दोनों को भी, ट्रांसफरर को भी और ट्रांसफरी को भी, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the receipt of share transfer deed or the intimation in case of a transmission. जैसे रिफ्यूजल की नोटिस आपके पास आई, आपको अगर लग रहा है ये रिफ्यूजल गलत ग्राउंड्स पे है, ये रिफ्यूजल होना नहीं चाहिए था, तो ऐसे केस में यू एज द ट्रांसफरी कैन मेक एन अपील टू द ट्रिब्यूनल. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आप कितने दिनों में ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो? 30, 60, 60, 90. क्या बात है. 30, 60 प्राइवेट कंपनी है, 60, 90 पब्लिक कंपनी है. अब ये 30, 60 प्राइवेट कंपनी के लिए कब 30 कब 60? 30 अगर रिफ्यूजल की नोटिस मिली है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस. 60 days कहां से? फ्रॉम द डेट रिफ्यूजल की नोटिस ही नहीं मिली है, तो 60 days फ्रॉम द डेट व्हेन यू रजिस्टर्ड दिस ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का डॉक्यूमेंट. और पब्लिक कंपनी के लिए 60, 90 days है. 60 days अगर रिफ्यूजल की नोटिस मिली है वहां से, बट अगर रिफ्यूजल की नोटिस नहीं मिली है तो 90 days फ्रॉम द टाइम यू रिक्वेस्टेड द कंपनी फॉर द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन. ट्रिब्यूनल दोनों की बातें सुनेगा. अगर लगे कि आपके अपील में दम नहीं है, ट्रिब्यूनल आपके केस को कर लेगा डिसमिस. बट अगर लगे कि आपकी बात में दम है, आपके अपील में दम है, तो कंपनी को डायरेक्शंस देगा कि तुम इस ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर कीजिए, और वो आपको करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days. एंड अकॉर्डिंगली आपके रजिस्टर को भी करना पड़ेगा अपडेट. यस और नो गाइस? यस. सेक्शन 69, रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. रेक्टिफाई करना मतलब गलती को सुधारना. आपने चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन किया है. चैप्टर 7 का पहला ही सेक्शन है, सेक्शन 88, जो बात करता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में. इस रजिस्टर में कुछ गलती हो गई है, इसी गलती को आप करना चाहते हो रेक्टिफाई, गलती को सुधारना चाहते हो. रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. कंपनी ने बिना कारण, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिया है, या तो फिर ऐड करने से ओमिट कर दिया है, या तो कंपनी अननेसेसरी डिले कर रही है आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करने के लिए, तो एज एन अग्रीव्ड पर्सन आप ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हो. ट्रिब्यूनल आपकी बातें सुनेगा. अगर ठीक लग रहा है ट्रिब्यूनल को आपकी सुनी गई बातों में, तो फिर वो कंपनी को रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करेगा, जो कंपनी को ऑर्डर कंप्लाई करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 10 days. बट अगर लगे आपके अपील में कोई दम नहीं है, तो आपके अपील को किया जाएगा डिसमिस. 60 तो आपके सिलेबस में है नहीं. अब जाते हैं टू सेक्शन नंबर 61. चाय ले ले, ठंडी हो जाएगी. अल्टरेशन ऑफ योर शेयर कैपिटल. क्या कहता है ये सेक्शन? लेट्स चेक इट आउट. तो कंपनी अपना कैपिटल क्लॉज कर सकती है अल्टर. कंपनी अपना कैपिटल क्लॉज कर सकती है अल्टर. 5 केसेस में कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है. देखो, कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम में लिखा होता है, और मेमोरेंडम में आप लिखते हो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल.
5 केसेस में आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज होता है. 1, इंक्रीजिंग योर ऑथराइज शेयर कैपिटल. सेकंड, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स. कभी कभार उसको कहते हैं टू डिमिनिश योर शेयर कैपिटल. बट आप वो शेयर कैपिटल कैंसिल करते हो जो कभी कंपनी का मतलब was never taken up by any person. It was never a part of the subscribed share capital. उस कैपिटल को आप कैंसिल कर रहे हो. इसीलिए तो ये जो कैंसिलेशन है ना, कैंसिलेशन is not रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. आगे हम लोग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने वाले हैं. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में आप वो कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो जो इशूड तो है बट सब्सक्राइब्ड भी है. इस कैंसिलेशन में आप उन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो जिसको कभी भी किसी भी पर्सन ने सब्सक्राइब नहीं किया है. ओके, तो इंक्रीजिंग योर शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर्स और कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर्स फॉर लार्जर अमाउंट. जैसे 10-10 रुपए के शेयर्स थे, 10 शेयर्स 10 रुपए का, मैंने एक शेयर 100 रुपए का कर दिया लार्जर अमाउंट. या तो मैं कर रही हूं सब डिवाइड इनटू स्मॉलर अमाउंट. 100 रुपए फेस वैल्यू एक शेयर की थी, उसको मैंने 10 शेयर में सब डिवाइड किया स्मॉलर नंबर में. या कन्वर्टिंग योर शेयर्स इनटू स्टॉक और रिकन्वर्टिंग द स्टॉक इनटू शेयर्स. ये 5 केसेस है जिसके द्वारा आपका कैपिटल क्लॉज होता है अल्टर. कौन से 5 केसेस है बताओ? इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, कंसोलिडेशन, सब डिविजन, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स. यस और नो गाइस? याद रखना, ये जो कैंसलेशन है it does not result into reduction of share capital. Okay? सब लोग हो ना? एक बार मेरे को थम्स अप देना चैट बॉक्स में. ऑल द वर्चुअल किड्स, कम ऑन गाइस, जल्दी 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 से चैट बॉक्स में थम्स अप देना. आई कैन नॉट सी योर चैट्स. Okay, wonderful. Thank you, AK. Great. बाकी के बच्चे जल्दी 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 रिप्लाई करो. जो रिप्लाई नहीं करेगा आगे बढ़ते, आ जाइए. फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल. चलो 1 घंटा तो हो चुका है, 1 घंटा 5 मिनट और कुछ ही देर, बस ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं. फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल क्या कहता है ये सेक्शन? कंपनी अगर चाहे शेयर्स इशू कर सकती है टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय देम. ऐसा नहीं होता है अनशंड कोई भी अमाउंट पे आप शेयर्स इशू करोगे. शेयर्स अगर इशू कर भी रहे हो, इट हैज टू बी इन प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स दैट यू हैव हेल्ड. अब ये जो शेयर होल्डर होता है वो क्या कर सकता है? इस ऑफर को या तो कर सकता है एक्सेप्ट या तो डिक्लाइन, या तो वो रिनाउंस कर सकता है टू सम अदर पर्सन. रिनाउंस करना मतलब ट्रांसफर करना, जिसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं. हाँ, तो कुछ ना करना तो बेवकूफी है. अगर एक्सेप्ट नहीं करना है ऑफर, कम से कम आपके राइट को आप रिनाउंस कर सकते हो. ये जो लेटर है जिसके द्वारा आप राइट का राइट दे रहे हो, ये कंपनी इशू कर सकती है ईदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड,
courier और any other mode जिसमें डिलीवरी का होता है प्रूफ. And this letter has to be dispatched to the shareholders at least 3 days before the opening of the issue. अब देखो, ये जो ऑफर होता है ये कम से कम ओपन रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days एंड मैक्सिमम इट कैन बी ओपन फॉर 30 days. बट अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है और 90% लोगों ने हां बोला है, आप अगर चाहो इस ऑफर को ओपन कर सकते हो इवन फॉर अ पीरियड लेस देन 7 और 30 मिनिमम मैक्सिमम का टाइम पीरियड. हाँ या ना? यस. अगर आपने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला और ये टाइम पीरियड खत्म हो गया तो ऑफर तो हो जाता है लैप्स. ऐसे केस में शेयर होल्डर मतलब डायरेक्टर्स जो है अपने हिसाब से इन शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं. बट इट इज बेटर कि वो गिवन टाइम फ्रेम में अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है तो कम से कम आप इस राइट को किसी और को रिनाउंस कर दो. दिस इज समथिंग दैट इज लॉजिकल. और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से इस राइट को डिस्पोज करते हैं, they have to make it sure it is not disadvantageous to the shareholders or to the company. ये था सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. अब जा रहे सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी. If not existing equity shareholders, we can go to our employees. इसको कहते हैं ESOP. तो further shares can be issued to the employees under an ESOP by passing a special resolution. Of course, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी ने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है तो फिर एसआर के बदले आप ओआरबी पास कर सकते हो. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. एम्प्लॉय में कौन कौन आएगा? एम्प्लॉय में सबसे पहले आएंगे वो लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली काम करते हैं, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर वेदर ही इज वर्किंग होल टाइम और पार्ट टाइम, बट इट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. फिर एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी भी इंक्लूडेड होगा, बट इट एक्सक्लूड्स प्रमोटर, या तो फिर ऐसा डायरेक्टर जो अकेला या तो उसके रिलेटिव के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के 10%. अरे 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 क्या हो गया? इसको हैंग हो गया ये. एक ही मिनट. हाँ, 10% या उससे ज्यादा अगर इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो फिर आप डायरेक्ट इस एम्प्लॉय के डेफिनेशन में नहीं आओगे. अब देखो, आपको ना एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाना है और ना आपको एम्प्लॉयज के पास जाना है. तो ऐसे केस में आप जा सकते हो टू एनी अदर पर्सन. इसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. इट इज मोर लाइक अ प्राइवेट प्लेसमेंट. तो कंपनी अगर चाहे एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस के पास जा सकती है जो ऊपर के 2 कैटेगरी में कवर्ड नहीं है. तब भी कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा. और अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो द प्राइस ऑफ दीज शेयर्स विल बी डिसाइडेड बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. आपकी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए थे या तो आपकी कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन लिया था और अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है कि ये जो डिबेंचर्स है या ये जो लोन है तुम इसको रीपे मत करो, उसके बदले उतने वैल्यू का तुम कन्वर्ट कर दो शेयर्स. अब ऑर्डर तो आया है गवर्नमेंट का, मानना पड़ेगा. बट अगर आप दुखी हो, आपको लगता है ये टर्म्स जो है ये सही नहीं है, तो ऐसे केस में यू कैन गो एंड मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल. इफ यू फील
that this conversion is not proper and you have a problem relating to the same, आपकी कंपनी किसके पास अपील लेके जा सकती है? ट्रिब्यूनल के पास, और वो भी ये अपील आपको लेके जानी पड़ेगी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. जो भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करती है वो फुल एंड फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा ऑन द गवर्नमेंट एज वेल एज द कंपनी. हाँ या ना? ओके. नेक्स्ट, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, अब बस हो गया है, तो ठीक है, आप बंद कर सकते हो वीडियो देखना. बाद में कभी और आप वीडियो देख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. ये वीडियो वैसे भी यूट्यूब पे रहेगा, बट मेक इट श्योर आप ये वीडियो देख रहे हो. और अगर आपको लग रहा है नॉट अ प्रॉब्लम, मैनेजेबल है, हो जाएगा, तो आप एंड तक जरूर बन के रहना, क्योंकि अब हार्डली कुछ मिनट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. आ जाइए, कंटिन्यू करते हैं. बोनस शेयर्स, ये तो आपका फेवरेट है. कंपनी अगर चाहे क्या बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. और ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए. जो बोनस शेयर्स आप इशू कर रहे हो वो बोनस शेयर्स भी फुल्ली पेड अप होते हैं. बोनस शेयर्स 3 सोर्सेस से दिए जा सकते हैं. कौन से 3 सोर्सेस? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, या तो फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. रीवैल्यूएशन रिजर्व से आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते. बोनस शेयर्स अगर कंपनी को इशू करना है, उसकी ऑथोरिटी आर्टिकल्स में होना जरूरी है. रेजोल्यूशन, एक तो बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर्स का भी रेजोल्यूशन लगता है. शेयर होल्डर्स का जो रेजोल्यूशन है वो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉइज, like gratuity, bonus, provident fund. There should be no default in the payment of interest or the principal in respect of debt securities. And partly paid up अगर shares है, उनको fully paid up करो. fully paid up shares ही bonus की तरह issue किए जा सकते हैं. उन्हीं holders को issue किए जाएंगे जिनके existing shares fully paid up है. एक बार कंपनी ने बोनस शेयर्स का डिसीजन ले लिया, कंपनी चाहकर भी उसको वापस से विड्रॉ नहीं कर सकती. एंड बोनस शेयर्स कैन नेवर बी इशूड इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड अपने जगह पे है, बोनस शेयर्स अपनी जगह पे है. सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 63. 64 तो प्रोसीजरल सेक्शन है, 1 मिनट में हो जाता है. 3 केसेस में आपको एसेट 7 आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर करना होता है फाइल. कौन सी 3 जगह पे? एक तो 61 में, जहां पे आपने मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज को किया था अल्टर. यहां पे जब आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स को करते हो रिडीम. और यहां पे जस्ट हमने ऊपर देखा था, गवर्नमेंट को आपने डिवेंचर्स इशू किए थे या उनसे आपने लिया था लोन, और गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि ये लोन या डिबेंचर्स के अमाउंट को आप शेयर्स में कन्वर्ट कर दो. इन तीनों केस में आपको SH7 आरओसी के पास 30 दिनों के अंदर करना पड़ता है फाइल. 61 तो है ही नहीं, तो अब जाते हैं टू सेक्शन नंबर, कम ऑन गाइस, 66. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. वो कैपिटल को कम करना जो कंपनी ने बुला लिया है या कंपनी बुला सकती है, उसी को कहते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए आपको ट्रिब्यूनल का प्रायर अप्रूवल लगता है, प्लस शेयर होल्डर का तो एसआर लगता ही है. बट ठीक है, प्रोसीजर एस्पेक्ट देखते हैं, बट कब कब रिडक्शन होता है? वो कैपिटल को कम करना जो कंपनी ने बुला लिया है या कंपनी बुला सकती है, जैसे कि वी आर एक्सटिंग्विशिंग. एक्सटिंग्विश करना मतलब खत्म करना, या तो रिड्यूस कर रहे हैं द लायबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनपेड शेयर कैपिटल, या तो फिर हम एक्सटिंग्विश कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं द लायबिलिटी ऑफ द शेयर्स विच इज पेड अप. या तो ये हो सकता है बाय पेइंग ऑफ द एक्सेस, या तो हो सकता है विदाउट पेइंग ऑफ द एक्सेस. कभी कभार जो अपने अनरिप्रेजेंटेड एसेट्स है उसको भी राइट ऑफ करते हैं हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस.
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भले ही दिख रहे हैं एसेट साइड पे, बट क्या ट्रू सेंस में वो हमारी एसेट है? नहीं। उसको भी आप क्या कर सकते हो? राइट ऑफ कर सकते हो बाय रिड्यूसिंग योर शेयर कैपिटल। अब देखो, कंपनी कैन गो फॉर अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ओनली इफ इट हैज नॉट मेड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन। मैंने आपको बोला था ट्रिब्यूनल का प्रायर अप्रूवल लगता है, बट ट्रिब्यूनल कभी भी ऐसे ही हाँ या ना नहीं बोलेगी। 4 लोगों को आपके बारे में पूछेगी, सीजी, आरओसी, सेबी एंड टू ऑल द क्रेडिटर्स। पहली बात तो क्रेडिटर्स अगर ना बोल रहे, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। कन्विंस नहीं हो रहे, सिक्योरिटी देकर कन्विंस करने की कोशिश करो। सिक्योरिटी से भी नहीं बात मान रहे तो ऐसे करके पे देम ऑफ। 3 महीनों का हम नोटिस पीरियड देंगे। 3 महीनों में अगर इन्होंने ऑब्जेक्शंस लिए तो फिर हम ट्रिब्यूनल रिडक्शन का ऑर्डर पास नहीं करेंगे। बट अगर 3 महीने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल जो है, इफ इट इज सेटिस्फाइड कि क्रेडिटर की भी कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर इट विल कंफर्म एंड पास द ऑर्डर फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आप मीटिंग बुलाओगे शेयर होल्डर्स की, एसआर पास करोगे और फिर ही रिडक्शन को इफेक्टिव ट्रीट कर सकते हो। जो भी बातें हुई है मम्मी को बताना जरूरी है, आरओसी को इस बारे में इन्फॉर्म करोगे। एंड नथिंग इन दिस सेक्शन इज गोइंग टू अप्लाई फॉर बायबैक। अगर आप देखते हो बस खत्म, 68, 69, 70 तीनों भी सेक्शंस बायबैक के बारे में ही बात कर रहे हैं। कम ऑन गाइस, अभी तक अगर आप बने हो तो थोड़े के लिए हिम्मत क्यों छोड़ रहे हो? मेरे को पता है इट इज डिफिकल्ट, बट जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। अगर आपके अटेम्प्ट के लिए मैं इतनी मेहनत कर सकती हूं, इतने 8:30 बजे तक अगर रिवीजन चल रहा है, आप तो सुन तो सकते हो। आपको तो और कुछ नहीं करना है। और अगर 1 मिनट का टाइम निकाल सकते हो, जो नॉर्मल कमेंट सेक्शन है वीडियो के बाद, लेक्चर के बाद, प्लीज 1-2 शब्दों में या सेंटेंसेस में बता देना कि क्या ये रिवीजन, 1 शॉट रिवीजन का आपको फायदा भी हो रहा है या क्या मेरी मेहनत पूरी वेस्ट है। क्योंकि ये मेहनत मैं अपने लिए नहीं कर रही हूं कि मेरा थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। दिस रिवीजन यू नो इट इज फॉर यू एंड नॉट फॉर मी। तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, जितना भी फायदा हो रहा है, आर यू लाइकिंग इट, नॉट लाइकिंग इट, व्हाट इज इट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स ही मेरा मोटिवेशन है। बराबर ना? और तो क्या ही है, ये तो फ्री है, ऐसा भी नहीं है इसकी फीस या कंसिडरेशन लिया जा रहा है। तो थोड़ा बहुत तारीफ, आई थिंक इट वोंट हर्ट एनीवन, है ना? चलो ठीक है, अभी नहीं बड़ा, अभी नहीं तो बस तुरंत चालू हो जाओगे चैट करना लेक्चर खत्म होने के बाद। ठीक है, अभी आ जाइए। बायबैक सेक्शन नंबर 68, 69, 70 सब कुछ बायबैक के बारे में ही बात कर रहा है। अगर कंपनी को बायबैक के लिए जाना है, कंपनी को 3 सोर्सेज है बायबैक के लिए। पहली बात तो फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर। बट याद रखना, जो भी बायबैक कर रहे हो, इट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम क्लास ऑफ शेयर्स। वही शेयर्स इशू कर रहे हो, उसी का बायबैक कर रहे हो, तो मतलब क्या है? या तो बायबैक मत करो, या तो शेयर्स को इशू किया था तो फिर आप बायबैक मत करो। और अगर अभी बायबैक कर रहे हो, आप आगे भी देखोगे कूलिंग पीरियड है। वैसे सेम क्लास के शेयर्स आप आगे भी इशू नहीं कर सकते। हाँ, बायबैक के लिए क्या आर्टिकल्स में होना चाहिए पावर? तो कोई भी सेक्शन देख लो, आर्टिकल्स में तो पावर होना ही चाहिए। जैसे हम क्लास में कहते थे, कोई भी शुभ काम अगर कंपनी कर रही है, हम गणेश जी को याद करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। आर्टिकल्स में होना चाहिए पावर। रेजोल्यूशन जो लगता है इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बट अब देखो, आपको ना शेयर होल्डर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से भी बात बन जाएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन से बात कब बनेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन से बात तब बनेगा व्हेन योर बायबैक इज 10% और लेस देन द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। बट अगर आप 10% से ज्यादा बायबैक करना चाहते हो तो यस,
फिर आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. बट एसआर पास कर दिया, क्या सारे शेयर्स मैं बायबैक कर सकती हूं? नहीं. एसआर पास कर दिया इसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे शेयर्स का बायबैक हो सकता है. एसआर पास करने के बाद भी मैक्सिमम से मैक्सिमम बायबैक जो पॉसिबल है इज 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. बट एक साल में आपका 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से बायबैक ज्यादा नहीं हो सकता. ऑल्सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ बायबैक, मेक इट श्योर आपका डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर द बायबैक इज नॉट मोर देन 2:1. यस और नो गाइस? अरे बोलो ना. जो भी शेयर्स आप बायबैक की तरह बायबैक कर रहे हो, दे हैव टू बी फुल्ली पेड अप शेयर्स. पार्टली पेड अप शेयर्स का बायबैक नहीं हो सकता. लिस्टेड कंपनी है, सेबी फॉलो करना पड़ेगा. अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा फॉर गोइंग फॉर अ बायबैक. अब देखो, ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year from the date of the closure of the previous offer of buyback. Okay, so basically the gap between two buybacks should be 1 year and SR पास करने के 12 महीने के अंदर you should be going for a buyback. किससे आप शेयर्स बाय कर सकते हो? ऑब्वियसली जिनके पास शेयर्स है. तो या तो आप जाओगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास प्रोपोर्शनेट बेसिस, या तो आप ओपन मार्केट में बायबैक के लिए जाओ, प्रीमियम थोड़ा सा ऑफर करके ओपन मार्केट से आप बायबैक करो, या तो आप एम्प्लॉइज के पास भी शेयर्स बायबैक का ऑफर दे सकते हो. बायबैक के लिए जब कंपनी जाती है, इट हैज टू मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है और आने वाले 1 साल तक वो सॉल्वेंट रहेगी. It will not be declared insolvent within a period of 1 year. And this declaration will be signed by 2 directors, out of which one should be a managing director. ये declaration आप ROC को देते हो, और अगर listed company है, सेबी को भी दोगे. हाँ या ना? जैसे ही बायबैक किया 7 days के अंदर आपको सिक्योरिटीज को फिजिकली करना होता है डिस्ट्रॉय. देन देर इज अ कूलिंग पीरियड. वो 1 साल क्या था? नहीं, लॉक इन पीरियड नहीं था. नहीं रे, इसमें लॉक इन पीरियड कहां हो रहा है? यहां पे तो हम शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं ना. यहां पे क्या हो रहा है? 1 साल किस लिए था? पिछला बायबैक किया है, उसको खत्म होके 1 साल हो गया है, तो नया बायबैक कर सकते हो. मतलब गैप बिटवीन 2 बायबैक्स 1 year. ये वाला पॉइंट कहता है कूलिंग पीरियड. कंपनी ने अगर बायबैक आज कंप्लीट किया है ना, सेम क्लास के शेयर्स 6 months में इशू नहीं हो सकते. Okay, further issue of same class is not possible within a period of 6 months. तो 1 साल किधर है और 6 महीने किधर है? प्लीज बी वेरी कॉशियस. हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे. ये देखो यहां पे, ऑफर ऑफ बायबैक shall be made within a period of 1 year from the date of closure of previous offer of buyback. यहां पे 1 year है और ये 6 months किस लिए है? कूलिंग पीरियड. आज मैंने बायबैक कर लिया, आने वाले 6 महीने जो शेयर्स का बायबैक किया है ना, वही सेम क्लास के शेयर्स का मैं फर्दर इशू नहीं कर सकती. ऑफ कोर्स एक्सेप्ट बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, या एक्सेप्ट माय प्रेफरेंस शेयर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तो वो तो अलग है. बट अदरवाइज आप खुद सोचो, आज मैं कोई क्लास के शेयर्स का बायबैक कर रही हूं, अगले महीने सेम क्लास का मैं इशू कर रही हूं. अगर मेरे को इशू ही करना था, बायबैक क्यों किया? क्रेजी. इसलिए कह दिया है कूलिंग पीरियड कम से कम 6 months. ऑफ कोर्स बायबैक के लिए अगर आप जाते हो, इट्स अ स्पेशल बिजनेस. इट रिक्वायर्स
an explanatory statement which will contain all the material facts relating to buyback कि buyback क्यों जरूरी है, कितना अमाउंट बायबैक का है, कितने टाइम में आप बायबैक को कंप्लीट करोगे, कौन सी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज आप बायबैक करने का सोच रहे हो। 69 और 70 भी बायबैक के बारे में ही है। 69 कहता है सोर्सेस 3 थे, उसमें से अगर आपने फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया है, इक्विवेलेंट अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट विच विल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। और यही जो बायबैक है, इट्स प्रोहिबिटेड इन सर्टेन केसेस। कब बायबैक करना पॉसिबल नहीं है, ये 70 में लिखा है, ये भी बायबैक का ही सेक्शन है। तो पहली बात तो कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने शेयर्स का बायबैक नहीं कर सकती, या तो अपनी सब्सिडरी के थ्रू या तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू। प्लस एक डिफॉल्ट बेस्ड कंडीशन भी है, आप बायबैक के लिए नहीं जा सकते अगर आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देने में, या तो कोई टर्म लोन का रीपेमेंट देने में, या तो डिपॉजिट्स का रीपेमेंट में, या तो डिबेंचर्स का रिडेम्पशन देने में, या तो इनका इंटरेस्ट देने में। मतलब इनको पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और अपने शेयर्स का बायबैक करने के लिए आपके पास पैसा आ गया, असं कसं नहीं चलना। वी विल नॉट अलाउ यू टू गो फॉर अ बायबैक। पहले ये डिफॉल्ट आप मेक गुड करो, फिर पैसा बायबैक के लिए इस्तेमाल करो। ऑफ कोर्स अगर कंपनी ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, डिविडेंड डिक्लेयर करके पे नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में डिविडेंड का प्रॉब्लम हुआ है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट समय के अंदर फाइल नहीं किए, तब भी आपकी कंपनी बायबैक के लिए नहीं जा सकती। तो इंस्टीट्यूट ने एक आधे बार पूछा है ऐसा सवाल, when our company is prohibited from going for a buyback। and last but not the least हो गया। अच्छा ये भी तो बाकी है, ये कैसे बीच में आ गया? 67 नहीं किया हमने, नहीं किया। 68, 69, 70 डायरेक्टली कर दिया। 67 restriction on purchase by a company or giving of a loan by it for the purchase of its shares। ये सेक्शन क्या कहता है, सुनो मेरी बात। नो कंपनी, नो कंपनी, नो कंपनी मतलब चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, it has no power to buy its own shares until and unless it has followed the provisions relating to the reduction of share capital। बट फिर अगला ही पॉइंट कहता है नो पब्लिक कंपनी, मतलब ये वाला पॉइंट प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। पब्लिक कंपनीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस किस चीज के लिए? अपने ही खुद के शेयर्स खरीदने के लिए या उसकी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। बट फिर पब्लिक कंपनी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये क्लॉज तो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल है पब्लिक कंपनीज को। पब्लिक कंपनीज को क्या एक्सेप्शन है? मतलब पब्लिक कंपनी एक्सेप्शन की अगर मैं बात कर रही हूं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है। कब दे सकता है पब्लिक कंपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस? वन, अगर ये एक बैंकिंग कंपनी है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा लेंड कर सकता है, या तो फिर पैसा दिया जा सकता है इन अकॉर्डेंस ऑफ अ स्कीम विच वॉज अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसके द्वारा कंपनी परचेस कर रही है फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ इट्स ओन कंपनी or the holding company, and these shares are held by a trustee for the benefit of the employees। या तो फिर आपने लोन दिया है, आपकी पब्लिक कंपनी ने लोन दिया है, किसको लोन दिया है? कंपनी के एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय मतलब अ पर्सन अदर देन
अ डायरेक्टर और अ की मैनेजरल पर्सन, और ये लोन इतने अमाउंट का है विच इज नॉट एक्सीडिंग उस एम्प्लॉय की 6 मंथ्स की सैलरी। और ये लोन क्यों दिया है? ताकि वो परचेस कर पाए शेयर्स, या तो कंपनी के या तो होल्डिंग कंपनी के, फुल्ली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। तो ये लोन देना अलाउड है, हाँ या ना? बोलो ना, पक्का 100%? ओके। डिबेंचर्स, yes, last section of this chapter is debenture. What do you mean by debentures? So debenture includes debenture stock, bond, or any other instrument which is evidencing a debt, but it will not include those securities which are specified in chapter 3D of the RBI Act. हाँ या ना? डिबेंच, जैसे शेयर्स को शेयर सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर को होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट विच विल बी इशूड अंडर द कॉमन सील। कॉमन सील है तो फिर तो क्या बात है, नहीं है, इट विल बी इशूड बाय 2 डायरेक्टर्स। कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिबेंचर होल्डर्स गेट नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स नहीं है, ओनर्स नहीं है, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। आर्टिकल्स में लिखा होगा, टर्म्स ऑफ इशू में लिखा होगा, तो भी याद रखना डिबेंचर होल्डर्स को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है। यही डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं या अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। आपने ऊपर के सेक्शन में पढ़ा था, डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको मिलता है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। बट याद रखना, अगर आपके डिबेंचर सिक्योर्ड है, they have to be redeemed within a period of 10 years from the date of, yes, but yes, 10 years से लेकर 30 years तक का हो सकता है अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी है, या आपकी ऐसी कंपनी विच इज परमिटेड बाय द आरबीआई। तब आपके सिक्योर्ड डिबेंचर्स का टर्म 10 years से ज्यादा अप टू 30 years का हो सकता है। जब मैं कहती हूं ना सिक्योर्ड डिबेंचर्स, मतलब आपने क्या किया है, डिबेंचर्स जो सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड ऑन द एसेट्स, मतलब एसेट्स के ऊपर आपने क्रिएट किया है चार्ज, और आप चार्ज क्रिएट करते हो तो चार्जेस वाला चैप्टर भी हो जाता है एप्लीकेबल। फिर वो CHG 9 30 दिनों में ROC के पास फाइलिंग वगैरह करना होता है, वो सब एप्लीकेबल हो जाता है, हाँ या ना? अरे बोलो ना। आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है, और इस डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है बाय अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड विच विल बी SH12 विच विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द डिबेंचर ट्रस्टी एंड द कंपनी। डिबेंचर ट्रस्टी का आपको रिटन कंसेंट भी लेना पड़ता है फॉर हिम टू बिकम अ डिबेंचर ट्रस्टी, क्योंकि उसकी पोजीशन इज ऑफ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बार बार उसको देखना पड़ता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है नहीं है, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है नहीं किया है, क्रिएटेड चार्ज ROC के पास रजिस्टर किया है नहीं किया है, एसेट्स जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है सफिशिएंट है नहीं है, समय समय पे क्या कंपनी इंटरेस्ट दे रही है, रिडेम्पशन का टाइम अगर नजदीक आ रहा है क्या कंपनी के पास कैश सफिशिएंट है रिडेम्पशन के लिए, कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है क्या डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी है, ये सारे काम डिबेंचर ट्रस्टी के होते हैं। तो उसकी पोजीशन तो बहुत ट्रस्ट वाली है, उन्होंने कितने डिबेंचर होल्डर्स का ट्रस्ट रखा है, इसलिए आपको उसका रिटन कंसेंट लेना होगा, क्योंकि कल जाके कुछ कांड होगा हम इसको भी पकड़ेंगे। और फिर इसीलिए आप देखते हो कौन डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है, इस बारे में लॉ मेकर ने नहीं लिखा है, बट लॉ मेकर ने लिखा है कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है। कौन कौन नहीं बन सकता है डिबेंचर ट्रस्टी?
ऐसा व्यक्ति डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है जो शेयर्स को बेनिफिशियली होल्ड कर रहा है, बेनिफिशियल होल्डर ऑफ शेयर्स, या तो कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, ही मैनेजरल पर्सन और एनी अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कंपनी का होल्डिंग कंपनी, कंपनी का सब्सिडरी कंपनी, कंपनी का एसोसिएट कंपनी। वो या तो डेटर है या क्रेडिटर है या गारंटर है। ऐसा व्यक्ति भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कंपनी के साथ कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप है ऑफ एनी अमाउंट विच इज लोअर ऑफ 2% of the turnover, 50 lakhs or total income, or such are the amount as may be prescribed. Higher amount तो prescribe नहीं हुआ है, prescribe अभी 50 lakhs ही हुआ है। तो आप ये तीनों फिगर्स निकालोगे, 2% ऑफ टर्नओवर, 50 lakhs या टोटल इनकम, इसमें से जो भी लोएस्ट है उतने अमाउंट का पिक्यूनरी रिलेशनशिप आपका और कंपनी का नहीं होना चाहिए इस साल और पिछले 2 साल है तो आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते। इनफैक्ट प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरल पर्सन तो नहीं बन सकता है, उनका रिलेटिव भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। कल जाके डिबेंचर ट्रस्टी की डेथ हो गई, इंसेन हो गया, कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कैजुअल वैकेंसी को फिल इन करते और नए डिबेंचर ट्रस्टी का भी आपको लेना पड़ेगा रिटन कंसेंट। डिबेंचर ट्रस्टी को उसके ऑफिस से निकाला जा सकता है अगर डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ने दिया है अपना अप्रूवल। डिबेंचर ट्रस्टी को अगर लगता है वी कैन कॉल फॉर अ मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, वो खुद से मीटिंग बुला सकता है, तभी भी उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी अगर रिक्वेजिशनिस्ट ने राइटिंग में रिक्वेस्ट दिया है मीटिंग बुलाने के लिए। और ये रिक्वेजिशनिस्ट कितने होने चाहिए? उतने डिबेंचर होल्डर्स जो होल्ड कर रहे हैं कम से कम 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। या तो कंपनी ने अगर कोई भी डिफॉल्ट किया है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और द रीपेमेंट का अमाउंट, तब भी डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुला सकता है, हाँ या ना? डिबेंचर होल्डर ने कहीं पे भी अगर नेग्लिजेंटली बिहेव किया और डिलिजेंटली काम नहीं किया, ही विल बी लायबल फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और अगर ऐसा कोई भी आपने क्लॉज लिखा है आपके अग्रीमेंट में कि डिबेंचर ट्रस्टी लायबल नहीं होगा, ऐसा क्लॉज इज गोइंग टू बी वॉइड एब इनिशियो। जिम्मेदारी अगर उसने पूरी नहीं की है, उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल ट्रीट किया जाएगा, हाँ या ना? कहीं पे भी डिबेंचर ट्रस्टी को अगर लगता है कि कंपनी के एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट to pay the principal amount, debenture trustee can file a petition with the tribunal on behalf of the debenture holders. फिर हमारा ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। क्या पास करेगा ऑर्डर? ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है कि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दो, प्रिंसिपल अमाउंट दो, और आपको तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कंप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा और आप जेल चले जाओगे। इनफैक्ट ट्रिब्यूनल ये भी बोल सकता है कि आज के दिन के बाद तुम कोई एडिशनल लायबिलिटी जो है वो इनकर नहीं करोगे। ठीक है, बस इतना ही है। ये डीआरआर आप देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट डीआरआर वाला जो पॉइंट है, कितना आपको अकाउंट्स में भी है ना, ये आप देख लो डीआरआर वाला पॉइंट। बस ये 3 पॉइंट्स पढ़ लिए तो भी काफी है, क्योंकि बाकी तो नो 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 नहीं है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन सा है? ये वाला। बस हो गया चैप्टर हमारा। हो 9 बज गए, कंप्लीट हो गया। क्या बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरी तरह से तो कंप्लीट हो गया। 1.25 घंटे लग गए हमको।
कोई बात नहीं, चलो एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए. इनफैक्ट एवरीवन जो एंड तक वीडियो देखा है और बीच में वो थका नहीं, रुका नहीं, फिर भी देख रहा है, वेरी गुड, क्या बात है. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और आप अभी तक बने रखे हो. बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू शो दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट. और मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, एंड मोमेंट तक मैं आपके साथ रहूंगी. मैंने कहा था क्लास में तो रहूंगी, क्लास के बाद भी, एग्जाम के एक दिन पहले भी और बाद में भी मैं आपके साथ हूँ. आप टेंशन मत लेना, चाहे आपका रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपके साथ हूँ. आपकी बड़ी बहन जो है आपके साथ है, ये चीज़ याद रखना. आपका रिजल्ट आपको एज एन इंडिविजुअल जज नहीं करेगा, तो आप बिल्कुल भी लोड मत लेना, है ना. सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. फ्राइडे के दिन ऑन 5th 2 चैप्टर्स रिवाइज होने वाले हैं, डिविडेंड और फॉरेन कंपनीज. फ्राइडे के दिन 7 बजे. और इससे क्या होएगा, हमारा चैप्टर 2 हो गया है, चैप्टर 5 हो गया है, चैप्टर नहीं 5 नहीं हुआ है, 2 हुआ है, 4 हुआ है, 6 हुआ है, 7 हुआ है, इतना हुआ है ना. और अब फ्राइडे के दिन अपना चैप्टर नंबर 8 और 11 भी हो जाएगा. तो ऐसे 6 चैप्टर्स हमारे कंपनीज एक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे. आज और कल में आप लोग इस चैप्टर को पक्का कर लेना. जो भी आपको लगा, आपको दिक्कत आ रही थी, कुछ कुछ याद आया, कुछ कुछ गलत याद आया, उसको पक्का कर लो. क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी देख लो. और फिर आप क्या करना, आज तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये करना, थर्सडे और फ्राइडे 7 बजे तक आप डिविडेंड वाला चैप्टर और फॉरेन कंपनीज करके आना, ताकि रिवीजन में आपका फुल कंसंट्रेशन रहे और आप सवालों के जवाब दे पाओ. ठीक है, तो अगला हम मिलते हैं फ्राइडे के दिन. थैंक यू सो मच, सी यू सून, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट. और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना हाउ द रिविजन सीरीज इज गोइंग ऑन. बाय बाय, थैंक यू. So this is your host, Dost, signing off.